नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10। विश्व कैंसर दिवस पर राहत भरी खबर। नई वैक्सीन कैंसर को पनपने से पहले ही रोक सकती है। कैंसर वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है, जिससे हर साल लाखों लोग जान गंवाते हैं। 2023 में लगभग 9.6 से 10 मिलियन मौतें कैंसर के कारण हुई, जो प्रतिदिन करीब 36,300 मौतों के बराबर है। इस बीमारी की रोकथाम और जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिक एक ऐसी वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो कैंसर को 20 साल पहले ही रोक सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और GSK की यह वैक्सीन प्री कैंसर स्टेज में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होगी। प्रोफेसर सारा ब्लॉकडेन के अनुसार कैंसर बनने में 2 दशकों तक लग सकते हैं, इसीलिए इसे शुरुआती चरणों में पहचान कर रोका जा सकता है। GSK ने इस परियोजना के लिए 3 वर्षों में 50 मिलियन का निवेश किया है। यदि वैज्ञानिक परीक्षण सफल रहे तो कैंसर से बचाव आसान हो सकता है। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा। 12 से 13 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप से होगी अहम मुलाकात। व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए पीएम मोदी अमेरिका रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जहां वह 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी पेरिस यात्रा के बाद अमेरिका पहुंचेंगे। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा होगी, जिसमें व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। मोदी उन चुनिंदा नेताओं में से है जो ट्रंप प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के 1 सप्ताह बाद दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की थी, जिसमें ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि उनकी मोदी से जल्द मुलाकात होगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष दूत के रूप में शामिल हुए थे और मोदी का एक पत्र राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपा था। संगम में डुबकी लगाएंगे भूटान नरेश। सीएम योगी रहेंगे साथ। भूटान नरेश का प्रयागराज दौरा। संगम स्नान और मंदिर दर्शन करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज मंगलवार को एक खास मेहमान का स्वागत करेगी। भूटान नरेश जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुंग संगम में डुबकी लगाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे की तैयारी का भी जायजा लेंगे। भूटान नरेश सुबह 10:10 से विशेष विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा अरेल पहुंचकर क्रूज से किला घाट होते हुए संगम नौज पर स्नान करेंगे। संगम स्नान के बाद वे अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का अवलोकन करेंगे। दोपहर 2:30 पे वे बमरौली एयरपोर्ट से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद संत समागम और श्री राम भद्राचार्य शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा कर शाम 5 बजे लखनऊ लौट जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज अहम बैठक। अमित शाह करेंगे नेतृत्व। आतंकवाद और घुसपैठ पर चर्चा। गृह मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक आज। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें आतंकवाद रोधी अभियान और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों पर चर्चा होगी। बैठक गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में होगी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात समेत शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री, खुफिया एजेंसियां, सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका और सीआरपीएफ व बीएसएफ के महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक पिछली सुरक्षा समीक्षाओं की श्रृंखला का हिस्सा है, जहां शाह ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने, घुसपैठ रोकने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया है। इस बार भी घाटी की हालिया सुरक्षा स्थिति का गहन विश्लेषण किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस अलर्ट। 82,000 जवान तैनात। मतदान और मतगणना के लिए 220 कंपनियों का तैनाती। सुरक्षा चाक चौबंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 82,000 से ज्यादा जवान, जिसमें दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और 10 राज्यों से आई 220 कंपनियां शामिल है, दिल्ली की सुरक्षा में तैनात है। 19,000 पुलिसकर्मी रिजर्व में रखे गए हैं, जो तनावपूर्ण स्थितियों पर तुरंत प्रक्रिया कर सके। मतदान के दिन हवाई मार्ग परिवर्तन किए जाएंगे। विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि 150 कंपनियां पैरा मिलिट्री फोर्स की है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से 70 कंपनियां आई हैं। मतदान और मतगणना के दौरान सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा उपायों को सख्त किया, जिसमें भीड़ नियंत्रण, पहचान पत्र,
की जांच और पोलिंग स्टेशन में आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। 39 पोलिंग स्टेशन पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और सभी सुरक्षा जवानों को एआई चैट बॉक्स के जरिए जानकारी मिल सकेगी। कर्नाटक में नक्सलवाद का अंत, अंतिम 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कर्नाटक में नक्सलवाद का अंत, आखिरी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कर्नाटक में हाल ही में आखिरी बचे 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है। इसमें से कोथेहुंडा रविंद्र और दूसरा थोबटू लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी पुजारी थे, जिन्होंने क्रमशः चिकमंगलूर और उडुपी जिलों में आत्मसमर्पण किया। कर्नाटक में नक्सलवाद की समस्याएं 2000 के दशक में बढ़ी थी, लेकिन लगातार पुलिस कार्यवाही और सरकारी प्रयासों के बाद 2010 में राज्य को नक्सल प्रभाव से मुक्त करा दिया गया। 2016 में कर्नाटक में नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि 2023 में सुरक्षा बलों ने नक्सल नेताओं को मुठभेड़ में मार कराया। 2024 में कर्नाटक पुलिस ने 8 नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया और अंततः 2025 में कर्नाटक के आखिरी नक्सली कोथेहुंडा रविंद्र की गिरफ्तारी के साथ राज्य नक्सल मुक्त हो गया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सहायता पैकेज और कौशल विकास परीक्षण का वादा किया गया है। सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस। लोकसभा और राज्यसभा में सोनिया गांधी और पप्पू यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राष्ट्रपति के संबंधों पर सोनिया गांधी और पप्पू यादव द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर किया गया है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि गांधी ने राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आदिवासी सांसदों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लोकसभा तथा राज्यसभा के सभापति को ज्ञापन सौंपा। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के बारे में कहा था कि वे संबोधन के दौरान थक गई थी और बेचारी जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रेम पत्र कहा था। भाजपा ने दोनों नेताओं की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। रेपो दर में कटौती से उम्मीद, सुस्त आर्थिक वृद्धि को मिलेगी गति। रुपए की गिरावट के बावजूद आरबीआई के रेपो दर में कटौती की संभावना। विश्लेषकों का मानना है कि आरबीआई 5 साल में पहली बार रेपो दर में कटौती कर सकती है और यह निर्णय 7 फरवरी को होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 6.5% पर स्थिर बनी रही। आखिरी बार मई 2020 में रेपो दर में कटौती की गई थी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 फरवरी तक होगी। विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय बैंक उपभोग आधारित मांग को बढ़ावा देने के लिए रेपो दर घटा सकती है। हालांकि रुपए में गिरावट और महंगाई की स्थिति चिंता का कारण है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन फडणवीस और इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि वित्तीय प्रणाली में नकदी बढ़ाने के उपाय और बजट में प्रोत्साहन के कारण दर में कटौती संभव हो सकती है। वाराणसी गंगा में नाव संचालन बंद, पर्यटन घाटों का दायरा नहीं कर सकते। नाविकों का विरोध, जल पुलिस और एनडीआरएफ पर उत्पीड़न का आरोप। वाराणसी में सोमवार को गंगा में नावों का संचालन बंद कर दिया गया। पर्यटक घाटों का दायरा नहीं कर सके। नाविक ने जल पुलिस और एनडीआरएफ पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर सभा आयोजित की और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ता के प्रयास के बावजूद नाविकों की बदलती मांगों के कारण कोई हल नहीं निकला। करीब 2500 नावों का संचालन गंगा में होता है। नाविकों ने शांति भंग के मामले में जेल भेजे गए नाविकों की रिहाई की मांग की, बाद में पूरी हुई, लेकिन उनका धरना जारी रहा। मां गंगा निषाद सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद मांझी ने कहा कि 2 साल से नावों का लाइसेंस नहीं बना है और नगर निगम उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। क्रूज और बजड़ों का संचालन भी प्रभावित हुआ, जिससे करीब 10 लाख रुपए का कारोबार रुका। ओवीसी ने वक्फ विधेयक पर सरकार को चेतावनी दी, बोले मुस्लिम संपत्तियां संकट में। ओवीसी का कड़ा बयान, मस्जिद और दरगाहों को कोई नहीं ले सकता। सोमवार को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ विधेयक को लेकर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर विधेयक अपने मौजूदा रूप में पारित हुआ तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी और मुस्लिम समुदाय इसे पूरी तरह से खारिज कर देगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने कहा, वक्फ विधेयक यदि इसी रूप में लिया गया मुस्लिम संपत्तियां संकट में पड़ जाएंगी। ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विधेयक के माध्यम से देश को 80-90 दशक में वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं सहने का संकल्प लिया। इस बीच ओवैसी ने सरकार पर विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठाए और फलस्तीन में हो रहे नरसंहार पर प्रधानमंत्री मोदी के मौन पर आलोचना। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।